Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we start chapter 9, remaining part, chapter making of national movements 1870 decade से लेकर 1947. हमने फर्स्ट वीडियो में emergence of nationalism, nation in the making, freedom is our birthright, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, जन राष्ट्रवाद का उदय, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी का आगमन, भारत लौटे थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, रोलेक्स सत्याग्रह के बारे में हमने रीड किया। और टुडे वी स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट, खिलाफत, एगिटेशंस एंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम रीड करेंगे कि कैसे हमने आज़ादी से पहले जो मूवमेंट्स चलाए थे भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए, उनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, खिलाफत इश्यू वाज वन सच केस। तो खिलाफत का जो मामला था वह एक बहुत ही क्या था, ज्वलंत मुद्दा बोल सकते हैं या बहुत ही बड़ा मामला था। In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान या खलीफा। टर्की का जो सुल्तान था उसे खलीफा कहते हैं, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने 1920 में एक हार्श ट्रीटी, एक सख्त संधि उनके ऊपर थोप दी थी। जो खलीफा होते हैं वो मुसलमानों के लीडर थे, टर्की का जो सुल्तान था उसको खलीफा बोलते थे। तो पीपल वर furious about this as they had been about the जलियांवाला मास्केर। तो जैसे कि जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड की तरह ये घटना थी, इसी घटना जो ये खलीफा के ऊपर जो संधि ट्रीटी लगा दी गई थी, इसके खिलाफ भी लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था। पहले तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड किया था उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था, अब ये जो मुस्लिम लोगों के साथ जो खलीफा के ऊपर एक संधि थोप दी थी उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था। तो also Indian Muslim were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the rest while Ottoman Empire। जो मुस्लिम जनता थी वो क्या चाहती थी, भारत में रहने वाले मुसलमान भी ये चाहते थे कि जो हमारे पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित, जो पुराना ऑटोमन साम्राज्य है वहां पर जो स्थित पवित्र मुस्लिम है स्थान है, तो उस स्थान पर, पवित्र स्थान पर किसका कंट्रोल रहना चाहिए? खलीफा का कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं कि किसी और दूसरे शासन का या किसी शासक का। द लीडर ऑफ द खिलाफत एगिटेशन, जो खिलाफत आंदोलन था उसके जो लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नाउ वेज टू इनिशिएट्स ए फ्यूल फ्लैग्स नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स। तो दोनों भाइयों ने, जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, अब वो पूरी तरह से असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, अंग्रेज सरकार के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चाहते थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला मास्केर एंड द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। तो इस प्रकार जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे वो गांधी जी के द्वारा उनका साथ दिया गया, समर्थन दिया गया, और कांग्रेस जो पार्टी थी उससे क्या किया, आग्रह किया गया कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है और जो खलीफा के ऊपर जो संधि लगाई गई है, इन दोनों अत्याचारों के विरुद्ध हम मिलकर मुस्लिम और हिंदू एक कैंपेन चलाएं, अभियान चलाएं। जो हमारे साथ अंग्रेज बुरा व्यवहार कर रहे हैं या हम पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं मिलकर हिंदू और मुस्लिम, और अपने स्वराज यानी कि अपने राज की डिमांड करें। तो इस प्रकार गांधी जी भी किसका साथ दे रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली को। उन्होंने कहा कि हम आपस में मिलकर अपने आज़ादी को अच्छी तरह से और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स गेन मोमेंटम
थ्रू 1920-22 थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेज। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स असहयोग आंदोलन था उसको तेज गति कब मिली? 1921 से 1922 के बीच में, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स ने अपने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे या कॉलेजेस थे उनको छोड़ दिया, यानी कि जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था वैसे स्कूलों को उन्होंने छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स सच एज ए मोतीलाल नेहरू, कुछ वकील थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिस, उन्होंने वकालत करनी छोड़ दी। किस किसने? मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं थे, सॉरी, सी आर दास, श्री राम गोपालचारी और अशरफ अली के द्वारा उनका जो वकालत करते थे वो छोड़ दी गई। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर एंड लेजिस्लेचर्स बायगॉट, जो अंग्रेजों के द्वारा टाइटल दिए गए थे, उपाधियां दी गई थी, वो भारतीय लोगों के द्वारा वापस की जानी शुरू कर दी, वापस लौटा दी। जैसे पीछे हमने नाइटहुड की उपाधि के बारे में पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। इसी तरह दूसरे ने जो लोगों को, भारतीय लोगों को जो उपाधि टाइटल मिले हुए थे वो भी वापस लौटाना शुरू कर दिया। लेजिस्लेचर बॉयकॉट्स, और जो विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो विधानमंडल थे उसका बहिष्कार या बायकॉट करना शुरू कर दिया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, और लोगों के द्वारा जो विदेशी कपड़े थे उनको भी जलाना शुरू कर दिया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स फेल drastically between 1920 and 1922, but all this was merely the tip of the iceberg. Large part of the country were on the brink a formidable revolt. तो इस प्रकार विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा और जो विदेशों से आने वाले कपड़े, इंपोर्ट होने वाले क्लोथ थे, उनमें भी भारी गिरावट आई थी, भारी कमी आई थी 92 से 1922 के बीच में। लेकिन ये जो आने वाला टाइम था, आगे आने वाला टाइम था, ये हमारे भारतीयों के अंदर और ज्यादा उत्साह पैदा करने के लिए, हमारे देश के बड़े भाग के अंदर ये जो विद्रोह था ये और ज्यादा हिस्सों में फैल चुका था। यानी कि लोगों के अंदर ये विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ का जो विद्रोह था वो ज्यादा एरिया में फैल चुका था 1920 के बाद। अब है पीपल इनिशिएटिव्स, यानी कि लोगों के द्वारा जो पहल कदमी की गई थी वो कैसे शुरुआत हुई थी, इनके बारे में। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली, कई मामलों में जो लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, नॉन वायलेंट मीन अहिंसक तरीके से विरोध किया था। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेज एंड ग्रुप्स, दूसरी जातियों के या समूहों के लोगों ने इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर्स, गांधी जी के द्वारा उनको आह्वान किया गया था कि सब अपने अकॉर्डिंग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने ओन मैनर से, अपने तरीकों से आवाज उठाएं। प्रोटेस्ट इन वेज दैट वर नॉट अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज, उसने कहा कि वो अपने तरीके से रास्ते अपनाएं और गांधी जी के विचार जिनसे मेल नहीं खाते हैं, नॉट अकॉर्डेंस विद हिज आइडिया, जिनके विचार गांधी जी से नहीं मिलते हैं वो व्यक्ति खुद अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध करे, ऐसा गांधी जी के द्वारा लोगों को कहा। इन द आइदर केस, दूसरे मामले में पीपल लिंक देयर मोमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंसेस। लेट अस लुक एट ए फ्यू एग्जांपल। तो कुछ ऐसे ही कुछ स्थानों पर लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया, यानी कि उनकी जो अपनी प्रॉब्लम थी, लोकल प्रॉब्लम थी, उनके साथ जोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके रिलेटेड हम एग्जांपल है आगे रीड करते हैं। जैसे कि खेड़ा के अंदर, गुजरात के अंदर स्थान है, ये जगह है। पट्टीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यूज डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। जो गुजरात खेड़ा एक जगह है, वहाँ के जो किसानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई कि उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो लैंड रिवेन्यू है, जमीन के जो लगान है वो ज्यादा हाई कर दिए गए हैं, ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ के लोगों ने अभियान चलाया। इन कोस्टल आंध्र एंड तमिलनाडु, जो तटीय राज्य है हमारे, जैसे आंध्र प्रदेश, इंटीरियर तमिलनाडु या तमिलनाडु का आंतरिक भाग, भीतरी भाग, लिक्विड शॉप वर पिकेटेड, वहाँ की जो शराब की दुकान थी उनको बंद करवाने की डिमांड रखी गई, यानी कि उनको बंद कर दिया जाए। इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गंटूर। ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट्स, जो जनजातीय या गरीब किसान थे, स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो उनके द्वारा जो
वन सत्याग्रह था वो चलाया गया। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट, तो उन्होंने अंग्रेजों के जो रूल रेगुलेशन थे उनको तोड़कर अपने कैटल अपने पशुओं को फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया, अपनी अपने पशुओं को वहां ले गए विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। यानी कि अंग्रेजों ने पशु चराने के लिए उनको पे देनी पड़ती थी, वहां के लोगों को वनों में अपने पशुओं को चराने के लिए अंग्रेजों को पे करना पड़ता था, इसलिए फी बिना फीस दिए उन्होंने अपने पशुओं को कहाँ ले जाना शुरू कर दिया, जंगलों के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट, क्योंकि वो किसका विरोध कर रहे थे, वो जो कॉलोनियल स्टेट यानी कि जो औपनिवेशिक शासक था, अंग्रेजों का शासन था, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है कुछ स्थानीय लोगों के, जैसे खेड़ा गुजरात के अंदर था, किसानों ने अपने लगान से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो लगान जो बढ़ चुके थे उनको कम करने के लिए, अंग्रेजों कम करवाने के लिए, उनको खत्म करवाने के लिए वो अंग्रेजों का विरोध किया। फिर जो तटीय स्टेट है हमारे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, वहां पर जो शराब की दुकानें थी, वहाँ शराब से परेशान थे लोग, तो उन शराब की दुकानों की पिकेटेड घेराबंदी की थी। आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट था गंटूर था, वहाँ के जो गरीब किसान थे या ट्राइबल थे उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया, और फॉरेस्ट सत्याग्रह में उन्होंने अपने पशुओं को जंगलों में भेज दिया या ले गए। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेजों का विद्रोह करना चाहते थे और उनको कोई फीस नहीं देना चाहते थे। तो ये पिकेटिंग यहाँ है, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड ए बिल्डिंग्स और सोव टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग, यानी कि लोगों के द्वारा किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए प्रदर्शन करना। तो ये ऊपर दिया गया है यहाँ गांधी जी के द्वारा इंटरनल लॉ ऑफ सफरिंग। तो ये इसमें क्या बताया है कि जो सफरिंग पीड़ा का जो सिद्धांत है उसके बारे में, व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा। तो इसमें जो अहिंसा को अपनाने के लिए गांधी जी कहते थे, तो यहाँ अहिंसा का क्या मीनिंग लिया गया है, हाउ कुड अहिंसा बिकम द बेसिस ऑफ स्ट्रगल, दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। तो गांधी अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकता है, किसी स्ट्रगल का आधार कैसे बन सकता है, इसके बारे में गांधी जी का क्या कहना है। नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ रिटर्न। तो ये इसमें नॉन वायलेंस है, अहिंसा की बजाय हम अहिंसा को अपनाकर हम अपने लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है, यानी कि हम बिना अपनी इच्छा के लगातार अच्छे काम करते रहें, दूसरे के प्रेशर में आकर गलत काम न करें, बल्कि अपने अच्छे काम करते रहें, जिसके कारण अहिंसा का जन्म होता है। और अहिंसा सबसे अमूल्य, नॉन वायलेंस क्या है, एक अच्छा सीख है लोगों को सिखाने के लिए, बिना किसी के साथ झगड़ा किए, बिना किसी के साथ अन्याय किए। इसलिए हम किसी भी तरह के अत्याचार या अन्याय को रोकने के लिए, रॉन्ग और इनजस्टिस, गलत या अन्याय को रोकने के लिए हिंसा का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स positively law of non-violence, you have to be prepared to suffer cheerfully at the hand of all and sundry you will wish ill to on one not even to those who may have wronged you। तो इस प्रकार जो हमारा पॉजिटिवली सकारात्मक सोच होनी चाहिए, इसके लिए आपको किसी व्यक्ति के साथ खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये गांधी जी की थिंकिंग थी। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, या कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। ये था अहिंसा का मीनिंग। तो ये गांधी जी के द्वारा यहाँ अहिंसा का मीनिंग बताया गया। अब यहाँ बताया गया हम महांत क्या होते हैं और इलीगल एविक्शन क्या होता है। महांत होते हैं किसी रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारों के जो धार्मिक स्थान होता है, गुरुद्वारों में जो काम करने वाला मेन जो मुखिया होता है वो। और इलीगल एविक्शन होता है गैर कानूनी बेदखली, फोर्सिबल्स एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड दे रेंट्स। तो पट्टे से जबरन या गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, यानी कि जमीन से एविक्शन करना, बेदखल कर देना, ये ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट कर देती थी। तो अब इसमें क्या समझेंगे हम कि जो अलग अलग लोकल जो व्यक्ति थे उनके द्वारा किस प्रकार से विरोध किया गया था। हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। तो इस प्रकार वो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, वन संसाधन थे, उनका जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा लोगों का अधिकार कम कर दिया था, यानी कि ज्यादा अधिकार किसका हो गया था, सरकार का हो गया था फॉरेस्ट रिसोर्स पर, पब्लिक का अधिकार कम होता जा रहा था। इस प्रकार जो पब्लिक के अधिकार थे वो अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन एब्लिश्ड।
तो उनका मानना था या उनको विश्वास था कि गांधी जी उन पर लगे हुए जो टैक्स हैं उनको कम करा सकते हैं या ख़त्म करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने गांधी जी की बात को माना कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो फॉरेस्ट के ऊपर रेगुलेशन बना रखे हैं उनको या तो बिल्कुल ख़त्म करवा सकते हैं गांधी जी, या उनके जो टैक्स हैं उनको कम करवा सकते हैं। इसलिए लोगों ने वहाँ वन सत्याग्रह या फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस, कई जो जंगलों में रहने वाले गाँव के लोग थे, पीसेंट्स किसान थे, प्रोक्लेम स्वराज, उन्होंने स्वराज का ऐलान किया एंड बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश, और उनको विश्वास था कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। जो ब्रिटिश राज है या अंग्रेजों का शासन वो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर किसका राज, गांधी राज स्टार्ट हो जाएगा। और वो मानते थे, उनको विश्वास था कि गांधी लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। इन सिंध, जो आज हमारा पाकिस्तान में है, वो एरिया मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स, मुस्लिम जो व्यापारी थे या किसान थे, वर वेरी enthusiastic about the Khilafat call, and in Bengal too, the Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unities and strength to the national movements. जो सिंध आज हमारे पाकिस्तान में है, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे या फिर थे, वो लोगों को उत्साहित कर रहे थे, लोगों को खिलाफत में उत्साहित कर रहे थे, खिलाफत के लिए लोगों को एनकरेज कर रहे थे। और बंगाल में भी जो खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन है, असहयोग है, अलायंस गठबंधन बना दिया गया था, जिसमें कम्युनल यूनिटी, संप्रदाय की एकता के लिए या स्ट्रेंथ के लिए या ताकत को बनाए रखने के लिए उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करवाया था। यानी कि खिलाफत के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे और जो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक यूनिटी और स्ट्रेंथ अपना सकते हैं और अपने देश के लिए आंदोलन चला सकते हैं। तो ये सिंध एरिया के लोगों ने शुरू किया था। पंजाब में अकाली एगिएशन, एक अकाली आंदोलन चलाया गया था ऑफ द सिख शो टू रिमूव करप्ट महंत। तो सिखों के लिए अकाली आंदोलन में अंग्रेजों की सहायता से जो गुरुद्वारों के अंदर भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए, जो करप्ट महंत थे उनको हटाने के लिए, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देन गुरुद्वारा, जो किसके सपोर्ट से बैठे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के सपोर्ट से गुरुद्वारों के अंदर बनाए गए हैं महंत बनाए गए हैं, जो कि क्या है, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ आंदोलन चला दिया। कौन सा आंदोलन, अकाली एगिटेशंस। दिस मूवमेंट गोट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स। तो यह आंदोलन भी असहयोग आंदोलन से काफी जुड़ा हुआ था, काफी क्लोज था। तो इस प्रकार इन असम में था टी गार्डन लेबर, जो चाय बागानों के काम करने वाले मजदूर, साउटिंग गांधी महाराज की जय। तो वहाँ के लोगों ने भी गांधी जी की जय स्टार्ट कर दी थी, गांधी जी की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। डिमांड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, उन्होंने कहा कि हमारी जो तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी की जाए या उसको बढ़ाया जाए, इस तरह की डिमांड टी गार्डन लेबर्स के द्वारा की गई थी। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन, उनके द्वारा जो मजदूर थे उन्होंने जिन प्लांटेशन के, जिन बागानों के अंग्रेज मालिक थे उनको छोड़ दिया। amidst declarations that they were following गांधी जी विश। तो इस प्रकार वो अंग्रेजों के जो मालिक, जिन बागानों के अंग्रेज मालिक थे उनकी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हम उनके यहाँ नौकरी न करें, उनके यहाँ मजदूरी न करें। इन द आसामीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वाज सबस्टिट्यूटेड बाय गांधी राज। तो इस प्रकार वहाँ के असम भाषा के जो गीत थे, वैष्णव गीत थे, कृष्ण की जगह वहाँ गांधी राज का यश किया जाने लगा, यानी कि गांधी जी के बारे में गीत गाए जाने शुरू कर दिए। तो ये अलग अलग एरिया, पंजाब में, असम में, अलग अलग एरिया के लोगों के द्वारा सिंध में जो आंदोलन शुरू किए गए थे वो अपने जो नॉन कॉरपोरेशन सहयोग आंदोलन था उसमें ही शामिल किए गए थे। अब यहाँ दिखाए पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की छवि के बारे में यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि ये गीता के उपदेश या जो महाभारत का युद्ध था उसमें अर्जुन का जो रथ था वो कौन चला रहे थे, श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर जो आज़ादी के लिए ये भारत माता दिखाई गई है, तो आज़ादी का जो रथ है वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाना दिखाया जा रहा है। तो इसमें यही दिखाया है पॉपुलर इमेज, Mahatma Gandhi is often shown as a divine being occupying a place within the
pantheons of Indian gods in this image is driving Krishna chariots, guiding other nationalist leader in the battle against the British। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो जनता के दिमाग में महात्मा गांधी की जो छवि थी वो ऐसे दिखाई गई है यहाँ पर कि एक दैवी शक्ति के रूप में वो हमारे सामने आए हैं। और यह तस्वीर जैसे कि यहाँ जो जहाँ श्री कृष्ण सारथी थे महाभारत में, यहाँ पर गांधी जी को सारथी दिखाया गया है और हमारी जो भारत माता है उसकी आज़ादी के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब है द पीपल्स महात्मा, जनता के महात्मा गांधी जी कैसे थे उनके बारे में अब यहाँ रीड करेंगे। वी कैन सी फ्रॉम द अबव समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी काइंड ऑफ मसीहा। तो कई बार लोग क्या सोचना शुरू करते हैं कि गांधी जी हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। someone who could help them overcome their misery and poverty। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति मानना शुरू कर दिया था गांधी जी को कि जो लोगों को मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी। तो गांधी जी की इच्छा क्या थी कि जो आपस में क्लास जातीय जो टकराव उनको कम करके एक यूनिटी एकता बनाई जाए, नोट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो जाति से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कठिनाई है, उनको दूर करके हमें क्लास यूनिटी यानी कि जाति की आपस में एकता बनाई रखनी है, जाति की एकता को बढ़ावा देना है। येट पीजेंट्स कुड इमेज दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। तो इस प्रकार किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, कि जो जमींदार उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं या टैक्स ले रहे हैं, रेवेन्यू ले रहे हैं, लगान ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लेबरर जो खेती करने वाले मजदूर थे उनको विश्वास था कि वो हम जमींदार के खिलाफ उनका साथ देंगे। एट टाइम ordinary people created Gandhiji with their own achievements। For instance, at the end of a powerful moment peasant of Pratapgarh in the United Provinces, नाउ जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश है उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते हैं, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसानों का विश्वास था कि गांधी जी हमारा साथ देंगे, किसकी, उसमें जो जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में। और जो एग्रीकल्चर लेबर थे उनको भी विश्वास था कि गांधी जी उनको उनकी जो जमीन है वो वापस दिलवा देंगे, प्रोवाइड देम लैंड, उनकी जमीन वापस दिलवा देंगे। एट टाइम उसी समय जो ऑर्डिनरी पीपल थे, आम जनता थी, उन्होंने खुद अपनी लिए जो भी अचीवमेंट्स की थी उनके लिए गांधी जी को ही श्रेय दिया था। सारा क्रेडिट किसको दे दिया था? गांधी जी को। एग्जाम्पल के तौर पर एट द एंड ऑफ पावरफुल मोमेंट्स, जो यह शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, तो उसके जो अंत हुआ था तो वहाँ प्रतापगढ़ के जो किसान थे, प्रतापगढ़ कहाँ था? यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश है, आज इसका नाम है, मैनेज किया था स्टॉप इलीगल एविक्शन। जो गैर कानूनी तरीके से जमीन से बेदखल किया जाता था, जमीन उनसे छीन ली जाती थी, उनकी जमीन को अपने नाम कर लिया जाता था, ऑफ टेनेंट्स, यानी कि इस गैर कानूनी तरीके से जो जमीन बेदखली की जाती है तो उन सब से भी कौन छुटकारा दिला सकते हैं या जमीन को वापस कौन दिला सकते हैं? गांधी जी। दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड ऑन दिस डिमांड फॉर देम एट अदर टाइम्स। तो इस प्रकार उन्हें लगता था कि यह जो सक्सेस है, सफलता है, गांधी जी के वजह से मिली है। और कई बार वो क्या सोचने शुरू कर देते थे, अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी नेम्स ट्राइबल एंड पीजेंट्स एंड टूक एक्शन दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधी जी आइडल्स। तो इस प्रकार कई जो आदिवासियों का नाम और किसानों ने कई ऐसी कार्यवाही की थी, एक्शन किए थे जिसमें गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थे। गांधी जी के आदर्शों के अकॉर्डिंग किसानों के द्वारा कई बार काम नहीं किया गया था। तो ये था किसानों की या गरीब लोग या आम जनता की गांधी जी के प्रति क्या सोच थी, किस प्रकार का रवैया था, या गांधी जी के प्रति क्या सोच लोगों की थी। अब ये इट वाज हु गोट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। तो किस प्रकार जो प्रतापगढ़ का अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, किस प्रकार की वहां से एविक्शन जो बेदखली थी उसको रुकवाया गया था। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीआईडी रिपोर्ट किसान मूवमेंट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921। ये एक रिपोर्ट दी गई है जनवरी 1921 की, जो सीआईडी के द्वारा तैयार की गई थी। करेंसी विच मिस्टर गांधी नेम हैज एक्वायर्ड इवन इन रिमोटेस्ट विलेजेस इन एटोनसिंग, no one seemed to know about quite who or what he is, but it is an accepted
fact that what he says is so and what he order must be done. He is Mahatma and Sadhu, Pandit, a Brahman who live at Allahabad, even a Devta. The real power of his name is to track back to the idea that it was he was got बेदखली या illegal evictions stop in Pratapgarh. As a general rule, Gandhiji is not thought of being antagonistics of governments but only to the जमींदार. We are for Gandhiji and the सरकार. तो इस प्रकार जिस रिपोर्ट में क्या दिया गया था कि जहां दूर दूर के जो गांव हैं वहां पर गांधी जी का नाम एक अच्छी तरह से लिया जाना शुरू किया था। गांधी जी का नाम वहां लोगों के जुबान पर आ चुका था और उनको देखकर इस तरह से हैरानी होती थी कि इस बात का किसी को पता नहीं है कि गांधी जी है कौन, क्या है, लेकिन सबने उसको मान लिया था कि वो जो कहते हैं या करते हैं वो सही कहते हैं। गांधी जी के बारे में ऐसा लोगों ने मान लिया था और उनका जो भी आदेश है उन्हें पूरा होना चाहिए, इसलिए वो आदेश रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में गांधी जी की ऐसी छवि बन चुकी थी। वो मानते थे कि महात्मा है, एक साधु है, एक पंडित है, इलाहाबाद का एक ब्राह्मण है, वह लोगों को एक देवता की तरह लगने शुरू हो गए थे। यानी महात्मा गांधी को देवता मानना शुरू कर दिया था लोगों ने। और उसका जो असली नाम है, उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि प्रतापगढ़ का जो उसने एविक्शन है या बेदखली का काम वो रुकवा दिया था। तो इसी तरह से गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं बल्कि जमींदारों का विरोधी मानते हैं। इस प्रकार गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं हम, यानी कि गांधी जी कहते हैं, ये जो जनता है वो गांधी जी को कह रही है कि हम गांधी जी के और सरकार के पक्ष में हैं, जमींदारों के खिलाफ हैं। ओके, ये हैपनिंग्स 1922 और 1929। तो क्या क्या घटनाएं थी जो 22 और 29 के बीच में हुई थी, इसके बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी जी, एज यू नो, वाज अगेंस्ट वायलेंट मोमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे, यानी कि हिंसा नहीं फैलाना चाहते थे, शांति से बातचीत करना चाहते थे। ही abruptly called off the non-corporation movements when in the February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in the चोरी चोरा। तो यहाँ एक घटना हुई थी 1922 में, जब किसानों की एक भीड़ थी, चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस थाने पर हमला कर दिया था और वहां थाने को जला भी दिया था। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा जो एक भीड़ थी किसानों की, उसने जो पुलिस थाना था उस पर हमला बोल दिया था चोरा चोरी के अंदर और वहां आग लगा दी थी। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने, और इस घटना में वहां के जो 2 पुलिसमैन थे वो मारे गए थे उसी दिन। द peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration। तो इस प्रकार गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था, मोमेंट्स वापस ले लिया था इस घटना के कारण। और जो भीड़ थी, किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दी थी। तो किसान आराम से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर क्या चला दी, गोली चला दी। तो इसी कारण किसानों ने जो पुलिस थाना था वहां पर आग लगा दी थी। इस घटना के बाद 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स वापिस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। वंस द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स वाज ओवर, गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस्ड दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो मानने वाले थे, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे, यानी कि कुछ ऐसे रचनात्मक कार्यों में कार्य शुरू करने पर जोर दिया था। अदर लीडर, दूसरे जो नेता थे, सच एज कौन से, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, argue that the party should fight election to council and enter them in the order to influence government's policies। जो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, उन दूसरे नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि जो पार्टी है वह चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसमें हिस्सा लेना चाहिए, चुनाव के अंदर, और लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जाना चाहिए। तो इलेक्शन में भाग लेंगे, तो इलेक्शन में भाग लेने के बाद ही हम सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनमें उनको प्रभावित कर सकते हैं। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन द विलेज इन मिड 1920, गांधी जी
were able to extend their sports base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movements in 1930. तो इसमें क्या बताया गया है कि 1920 का जो डिकेड्स था उसके बीच में गांव ने किए गए व्यापक जो सोशल वर्क थे, सामाजिक वर्क थे, गांधी जी के द्वारा जो किए गए थे, उन सभी काम के आधार पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी गांधी जी को मदद मिली, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर चुके थे। इसी के कारण जो जनता का सपोर्ट उसको मिला था, इसी आधार पर उसने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया 1930 में, जिसका नाम है सिविल डिसओबियंस मूवमेंट्स, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये याद रखना, ध्यान रखना है कब स्टार्ट किया था, 1930 में। और वह जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो कब वापस ले लिया था, 1922 में। उसके बाद कुछ सालों के बाद 1930 में उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। किस आधार पर, जनता की आधार पर। द टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, जो दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे मिड 1920 वर फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जिसको बोलते हैं, 1920 के डिकेड्स में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी जिसको हम बोल सकते हैं, कहते हैं। तो ये पार्टी बनी थी। दो और कौन कौन सी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की थी और कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। भारत के अंदर दो महत्वपूर्ण पार्टियां बनी थी। दीज पार्टी हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। तो दोनों पार्टियों के बीच में गहरा डिफरेंस था, फर्क था। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो ये कौन से आइडियाज थे, इनके बारे में हम टीचर की मदद से। तो दोनों के आइडियाज क्या डिफरेंस थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अपनी तरह से देश को आज़ादी करने के लिए अपने विचार रख रही थी, और जो आरएसएस थी वो हिंदुओं की अलग अपने तरीके से विचार दे रही थी। तो ये विचार हिंदुओं के अपने लिए थे, स्वराज्य थे, और मुसलमानों के या कम्युनिस्ट के अपने लिए थे। द रेवोल्यूशनरीज नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। इसी टाइम पीरियड के दौरान जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह थे वो भी एक्टिव रूप से भाग ले रहे थे या सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। ये साइड में जो दे रखे हैं ये चित्तरंजन दास जी थे, ये मेजर फिगर इन फ्रीडम मूवमेंट्स, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में मेन रोल था। वाज ए लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ही वाज स्पेशली एक्टिव इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स। वो पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में उन्होंने काफी भूमिका निभाई थी। तो आगे हम देखते हैं ये जो पिक्चर है SIM गो बैक। तो ये साइमन कमीशन है जो भारत में लाया गया था। ये साइमन कमीशन को वापस लेने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं हम। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइड टू सेंड ए कमीशन headed by Lord Simon to decide India political futures. Commission had no Indian representative in decision, created an outrage in India. All political groups decided to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstrates with banner saying Simon go back. तो एक साइमन नाम का जो अधिकारी था वो यहाँ पर आया था 1927 में। इंग्लैंड से में जो ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज सरकार थी इंग्लैंड के अंदर, वहाँ एक लॉर्ड साइमन के नाम से आयोग भारत भेजा गया, भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें सुधार करने के लिए। तो इस आयोग के, भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसका फैसला लेने के लिए लॉर्ड साइमन को भारत भेजा गया था। इस आयोग में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, भारत का कोई भी, इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, प्रतिनिधि था नहीं था। इसलिए इससे लेकर इसका जो डिसीजन था इसको लेकर भारत के अंदर बहुत असंतोष था, भारत के लोगों में बहुत असंतोष था। तो भारत के लोगों ने इस कमीशन का बायोकेट किया, बहिष्कार किया और कहा कि ये जो साइमन कमीशन है ये वापस जाओ, वापस जाओ। इस प्रकार के लोगों ने मिलकर नारे लगाने शुरू कर दिए। द डिकेड्स क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिसोल्विंग द फाइट ऑफ पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसी समय पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी तरह से आज़ादी मिलना 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Consequently, Independence Day was observed on the 26th January 1930 all over the country. तो इसी से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो
INS थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए नेहरू जी ने 1929 में अपने इंडिपेंडेंस डे बनाया था। कब बनाया था? 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे बना लिया था कि हम आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव के आधार पर कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। अभी हम यहाँ नीचे भगत सिंह के बारे में कि कौन सा जो नारा दिया था, स्लोगन दिया गया था, किसके बारे में? भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डिफियर, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के द्वारा कहा कि जो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, प्रेयर करने की, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, धमाके करने की जरूरत है ताकि उन बहरे कानों, अंग्रेजों के कानों तक पहुंच सके। ये बात किसने कही थी? भगत सिंह ने। क्या नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, तो जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अदर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, वो सब चाहते थे लड़ाई लड़ना, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। एंड रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लास थ्रो ए रिवोल्यूशन ऑफ वर्कर पीजेंट्स, और वो चाहते थे कि मजदूरों और किसानों की क्रांति हो ताकि जो शोषण हो रहा है गरीब लोगों का उससे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उनके द्वारा एक एसोसिएशन बनाई थी 1928 में जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। कहाँ? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आजाद राजगुरु एसोसिएशन सरेंडर्स ए पुलिस ऑफिस हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द लाठीचार्ज हैज क्योर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो ये जो HSRA के सदस्य थे, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? भगत सिंह ने और सुखदेव जी ने। तो इसी लाठीचार्ज के लिए, जिससे जो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ऑन 8 अप्रैल 29 भगत सिंह और BK दत्त थ्रो ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह और ये BK दत्त के द्वारा एक लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया था। द एम एज देयर लेटर एक्सप्लेन वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डिफियर। उसने कहा कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते, लेकिन इन धमाकों से, इन बम फेंक कर हम बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट इट्स कॉलियस एक्सप्लोरेशंस। तो इस प्रकार के धमाकों से हम अंग्रेजी सरकार को सुनाना चाहते हैं, विदेशी सरकार को उसके द्वारा जो हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है उसको अवगत कराना चाहते हैं। तो इसी आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। भगत सिंह एज एट द टाइम वाज ओनली 23। तो जब भगत सिंह की उम्र ओनली 23 साल थी, तो उसी 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को सजा दी गई थी। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।